की पूरी चर्चा सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन आज की चर्चा किसी भी शिक्षक और विद्यार्थी को आहत कर सकती है, लेकिन पूरी चर्चा विद्यार्थियों के हित में है, तो सुनिएगा ज़रूर। तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि तुमसे जुड़ी बात कर सकें और मुद्दे की बात कर सकें, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर सकें, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकें, स्टूडेंट के रोल में आकर एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ ब्रदर तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बता सकें और कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, उस पे भी डिस्कशन कर सकें। आज के इस पॉडकास्ट का मुख्य बिंदु यही होगा कि ये जो गिरता हुआ रिजल्ट आ रहा है आईसीएआई का, इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दैट around somewhere around 150 plus years of experience is sitting in this podcast, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स के साथ डील करने के, तो वो 150 सालों का अनुभव तुम्हें इस पॉडकास्ट के अंदर दिखने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। वन सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे तुमसे कहना थी कि ये रील नहीं है जो 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी। ये जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, आई प्रॉमिस यू। तो सर डिस्कशन जो करना है, क्योंकि सीए इंटर सितंबर 24 का रिजल्ट आया और रिजल्ट में अराउंड 5% बच्चे पास हुए। अगर मैं आज यूट्यूब और इंटरनेट देखूं, इंस्टा देखूं, तो भरा पड़ा हुआ है सिर्फ इसी टेंशन को लेकर के अगर ऐसे रिजल्ट आगे आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। मतलब फिर बच्चा सीए करने में आएगा क्यों, चिंता का विषय है। तो जिम्मेदार कौन है इस पूरे रिजल्ट के लिए? जो 5% रिजल्ट आया है, तो इसके लिए जिम्मेदार है कौन? आईसीआई जिम्मेदार है, हम टीचर जिम्मेदार हैं, या बच्चे जिम्मेदार हैं? अगर आप यूट्यूब खोलोगे अभी तो वहां पर तो आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने आईसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया। आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो भी अपने अपने रिव्यूज बनाते हैं, उन्होंने भी खूब सारे अपने अपने ब्लॉग्स डाल रखे हैं। जिम्मेदार हर जगह आईसीआई दिख रहा है। क्या वाकई में आईसीआई इस पूरे रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है या कहानी कुछ और है? इनफैक्ट बच्चा आजकल रिजल्ट नेगेटिव आने पर बोलता भी ये है कि इस बार इंस्टीट्यूट ने लॉग नंबर काट लिए, इस बार इंस्टीट्यूट ने टैक्स नंबर काट लिए। मतलब बच्चे की लैंग्वेज में ही उसने इंस्टीट्यूट को ही सीधा टारगेट कर दिया कि भाई इस बार उसने यहाँ पर गलत कर दिया। तो मतलब आईसीआई जिम्मेदार है या नहीं है इस चीज के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में आईसीआई तो जिम्मेदार नहीं है। मैं एग्री करता हूँ गौरव भाई के बात। तो सर आईसीआई अगर फेल ही कराना होता तो वो 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट नहीं करता। वो तो स्टूडेंट सेंट्रिक है। वो चाहता था कि अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल रहा तो उसके 6 महीने खराब ना, 4 महीने खराब। अब मैंने अपने पूरे करियर में कई बार देखा है कि जो बच्चे को बाउंड्री में 40 मार्क्स मार्कशीट ना रहे, जब वो कॉपी बुलाता है तो उसको उसकी आंसर कॉपी में 36 मार्क्स होते हैं। मतलब डेफिनेटली आईसीआई भी चाहता है कि जो बच्चों के बाउंड्री में मार्क्स आए उनको 2-3 नंबर के लिए ना रोके, उनको अपन निकाल देते ग्रेस मार्क्स से। और मैंने पूरे 4 साल आईसीआई में जाया हूँ, मैंने उनका सिस्टम देखा, आईसीआई कभी भी फेल की तरफ जाता ही नहीं। वो देखता है कि बच्चे ने अगर रिजनेबल मेहनत किया है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो गौरव भाई ने जो बोला है ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या आईसीआई तो कोई भी लेवल पे जवाबदारी नहीं, आप उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। इवन मतलब मेरे 2-3 मित्र हैं बहुत अच्छे, बहुत खास मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ सीए करा था। उसमें से एक मित्र ऐसा है जो आज भी कॉपी चेक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार कॉपी चेक करने से अगर मैं 200 कॉपी चेक कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं 200 बच्चों की लाइफ तो ठीक कर रहा हूँ। और लिटरली मेरी उसकी बार बात नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जानने का बहुत क्यूरियोसिटी रहती है क्या वो क्या क्या रीजन है जिसका बच्चा पास नहीं हो पाया। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई बता यार कहाँ मार्क्स क्यों घटते हैं, तो उसने 10 मिनट तक सिर्फ ये बोला कि आईसीआई कैसे कैसे मार्क्स देने की बात करता है। आप मानेंगे नहीं, एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर्स तक दिए जाते हैं कि बच्चे ने अगर ये अजम्पशन ली तो आप ये वाला चेक करना, ये अजम्पशन ली तो ये वाला चेक करना, इतना भी लिख दिया तो इसलिए आधा नंबर दे देना, इतना लिख दिया तो आधा नंबर दे देना, इतना तक आईसीआई कर रहा है। तो मतलब इस पूरे डिस्कशन में ये समझ में आ रहा है कि आईसीआई तो सच में जिम्मेदार नहीं है। और सीधी बात है, अगर उसको पास नहीं करना होता तो पेपर ही क्यों लेता? वो पेपर ले इसलिए रहा है क्योंकि उसको पास कराना है। तो फिर कृपा कहाँ पे अटकी? समस्या ये है। इवन आईसीआई ये भी बोलता है, मेरा देखा हुआ है, कि अगर असम्पशन हमारे दिए हुए नहीं मैच हो रहे, तुम्हें लगता है रीजनेबल है, तो यू कैन अलॉट द मार्क्स। और आज की तारीख में तो पूरी स्टेप मार्किंग होती है। जब तक कोई पर्टिकुलर पेज इलेक्ट्रॉनिकली कोई स्टेप मार्किंग के थ्रू फिलअप नहीं करेगा, आगे वो पेज ओपन ही नहीं हो सकता चेक। मतलब वेरिफिकेशन वाला वो पार्ट जो हम जो देखते थे कि भाई कोई बस में कॉपी चेक कर रहा है, वैसी चीज तो कुछ भी नहीं है, सामने कैमरा रहता है। मैं एक एड ऑन कर रहा हूँ पॉइंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूट के मेंबर ने कहा भी है कि आप मुझे एक सिंगल कॉपी उठा के दिखा दो जिसमें किसी बच्चे के 38 या 39 मार्क्स आए हों किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ओवरऑल में पास होने की संभावना हो और हमने उसको फेल किया। मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि वो नहीं चाहते कि आप फेल,
मतलब फेल करने की इंटेंशन तो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं गलतियां फिर एकेडमी और स्टूडेंट्स की, तो अभी तो ये मानना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा एक बार अनसक्सेसफुल होने पर अगली बार सक्सेसफुल हो पाएगा। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर। ये डिस्कशन पे बहुत जरूरी हो गया है कि भाई टीचर्स वाले पार्ट पर, एकेडमी वाले पार्ट पर कहाँ गलती हो रही है, स्टूडेंट वाले पार्ट पर कहाँ गलती हो रही है। एक बात और मैं आपको क्लियर करूँ कि जो एकेडमीज हैं, जो मतलब एस्टेब्लिश एकेडमीज हैं, जो 8-8, 10-10, 15-15, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आप मान के चलिएगा कि 80 to 90% के कंटेंट सेम है। डिलीवरी का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उनकी नोट्स आजकल लगभग सबके आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर और मॉड्यूल बेस्ड हो गए हैं। हमने भी सबके देखे हैं, अपने भी नोट्स वैसे ही हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। और एकेडमीज तो हमेशा चाहेंगे कि यार उनके बच्चे पास हो, तो ये ओन्स जा कहाँ रहा है कि यार रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग दी एकेडमी हम लोग कितनी मेहनत बच्चों के साथ करता है, और दूसरे लोग भी करते हैं, उनको पढ़ोगे इसे, किसी को भी कोई अपना रिजल्ट खराब करने में मजा थोड़ी आ रहा है, क्योंकि पब्लिश तो अपने रिजल्ट करने ही ना कल को भी। तो कहाँ कृपा कहाँ अटक रही है, गलती हो कहाँ रही है, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि रिजल्ट तो खराब आ रहा है। मुसीबत होता है कि हम कोई पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं, तो पासवर्ड सेट करते टाइम तो हमको ध्यान होता है कि वो पासवर्ड हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे हमेशा। लेकिन होता क्या है कि वो पासवर्ड सेट कर दिया और 1 महीने बाद ही जब उस पासवर्ड का काम पड़ता है तो शायद याद ही नहीं आता कि अरे यार क्या सेट किया था, फॉरवर्ड पे ही क्लिक करते हैं। सेम चीज एकेडमी के साथ भी है कि हमने पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाया, उस टाइम बच्चे को मजा आया, लेकिन क्या पढ़ाने के बाद हमने वो सपोर्ट सिस्टम दिया कि उसको रिकॉल कर पाए, उसको वो तरीके को वापस कर पाए कि एग्जाम में हमें लिखना है तो वहां तक वो रिटेन कर पाया कि नहीं कर पाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वो जब एकेडमी में बच्चा पढ़ा, और सेकंड वो जब वो सेल्फ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन लीव पे गया। करेक्ट। पहले 6 महीने जब एकेडमी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, इट मींस कि एकेडमी बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, एक पार्ट वो हो गया, या फिर वहीं पे गड़बड़ होगी। सेकंड पार्ट की बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन लीव के दौरान कुछ गड़बड़ कर देता है, तो क्या फेलियर परसेंटेज इन दो में से एक रीजन की वजह से बड़ा है? फर्स्ट रीजन पे तो ऐसा है कि सारी एकेडमी शायद बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रही होती तो अगला बैच उनका नहीं बन सकता, ये तो श्योर है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि सेकंड, क्योंकि स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज वो सेकंड वाले इससे भी ज्यादा फोकस करने से आ सकता है। मैं एग्री करूंगा इस पे, क्योंकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना एग्जामिनेशन देने का, वो जो लास्ट के 3 मंथ्स उसको प्रिपरेशन लीव मिलती है, वहीं पे वो जनरेट होता है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ा दिया, यार 6 सब्जेक्ट है, 6 क्यों 8 ही है, एफएम अलग है, डीटी और जीएसटी अलग है, 8 सब्जेक्ट वो कंटिन्यूस पढ़ रहा है ड्यूरिंग द बैच ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि उसको रिटेन रहे लास्ट। तो जब उसकी बैच खत्म हुई, तब से उसकी रियल सक्सेस स्टार्ट होती है, और उस समय एकेडमी का सपोर्ट अगर उसे मिल जाए ना, तो जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था ड्यूरिंग द क्लास सेशन, ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट, वो कंटिन्यू रहना चाहिए मोमेंटम। क्रिकेट में भी अपन कितने बार देखते हैं, एक बार थोड़ी सी बारिश आ गई, वही बैट्समैन दोबारा खेलता है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक टूट जाती है। तो पूरी कड़ी जो है ना, वो है आफ्टर बैच कंप्लीशन, क्या एकेडमी उसको कितना सपोर्ट कर रही है उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। तो मतलब 2 पार्ट्स में एकेडमी बनती है, एक वो जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं और फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, एक वो है जो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव के थ्रू काम कर रहे हैं। मेरे भतीजा है अभी, वो सीए फाइनल के एग्जाम्स दे रहा है, अभी आगरा से यहीं पे आया हुआ है। मेरी भी कुछ दिन पहले उससे बात हुई, जो कि फाइनल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो क्लास जाके पढ़ पाए कोई बच्चा, तो उसने पेन ड्राइव पे ही क्लासेस ली है। उसका ये कहना है कि मौसा जी पिछले 3 साल में उसने 6 सब्जेक्ट लिए, एक सिंगल एकेडमी से उसके पास कॉल नहीं आया कि आपकी पढ़ाई चल कैसे रही है। टेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, हाँ उनका जो वो बन चाहता है तो उसी के साथ कुछ टेस्ट पेपर्स भी जाते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन के हिसाब से आप टेस्ट दे लो, ये उसकी आंसर की पहले से ही, और आप खुद चेक कर लेना कि आप ठीक जा रहे हो नहीं जा रहे। तो ये वाले पोर्शन में फिर तो बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है, चलो फाइनल का बच्चा तो फिर भी मैच्योर है, फाइनल का बच्चा मैच्योर है एक्चुअली, इंटर का बच्चा, आप इंटर के बच्चों को समझो है क्या होगा बच्चा, जिसने फर्स्ट सेकंड फाउंडेशन निकाल दिया, उसने एक्चुअली 4 महीने पहले 12th दिया है, वो भी पूरे 18 साल का भी नहीं हुआ है, और अगर वो मतलब इस सिस्टम के थ्रू जा रहा है, तो फिर वहां पर जो लोग इनको ये पेन ड्राइव दे रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है कि यार जब वो पेन ड्राइव दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स सेक्स में गुड्स नहीं है ये एक्चुअली, जब वो बच्चे को अपना एक पेन ड्राइव दे रहे हैं या गूगल ड्राइव के थ्रू लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर यार उनको ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी कि वो बच्चा जो 18 साल का भी नहीं हुआ है, वो सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि अगर बच्चे ने सिर्फ नाम सुन के पेन ड्राइव ले ली, जो जनरली होता है कि भाई आपसे मैंने 4 लोगों से पूछा, फाइनल वाले भैया से पूछा, जो फाइनल वाले भैया तो सिर्फ पेन ड्राइव से क्लास पढ़ रहे हैं, और आजकल कुछ सारे लोग इंटरव्यू पढ़ा ही रहे हैं,
कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बट और इस पढ़ाने चाहिए, अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो वो जो फाइनल वाले भैया ने उसको बोल दिया, दीदी ने उसको बोल दिया कि पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये भूल गया भाई जो सीनियर है कि मेरी मैच्योरिटी में उसकी मैच्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये बच्चा जब पेन ड्राइव ले रहा है और उसको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फिर फेल होने का रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद टेस्ट का क्या पता, कुछ भी नहीं पता। सर मतलब आपका फोकस ये है यहाँ पर है कि स्टूडेंट से एकेडमी सिलेक्शन में मिस्टेक हो रही है, मतलब वो केवल ये दिख रहा है कि रैंक कहाँ से आ रही है, जबकि उसको ये भी देखना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर फुलफिल हो। वो एक इमेच्योर बच्चा है, भी 18 साल का भी नहीं हो जैसे आप बोल रहे हो, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर टीचर्स उसको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या कम्युनिकेशन बना के चलेंगे, ये सब चीजें भी उसको देखना चाहिए। वो केवल रैंक फोकस्ड हो गया है, जबकि उसको दोनों चीजें कंसिडर करना चाहिए। तो सर बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि बच्चों को जो है एकेडमी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आने वाली है और नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से एकेडमी को सेलेक्ट, तो फिर हम लोग जो हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करने वाले हैं? सर मुझे लगता है कि इस पार्ट पर अपनी एकेडमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद जो सपोर्ट सिस्टम अपन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो शायद कोई और ना कर पाता हो, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट बेस बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वो एकेडमी की लापरवाही पर बोल सकते हैं। पर अपनी साइड से अगर अपन देखें तो रेगुलरली, चाहे वो कॉल पर या व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स करने की बात हो या अदरवाइज सपोर्ट की बात हो, कि जैसे कोर्स खत्म होने के बाद जो टेस्ट होते हैं तो फिर भी बच्चों से कनेक्शन अपना बना रहता है, तो उस तरीके से अपन तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना सर। ऐसा इस सपोर्ट सेक्शन में बस एक एग्जांपल ऐड ऑन करूंगा सर कि जब तक हमारे ऑफिस में कैमरा सिस्टम नहीं था तब तक वर्क एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन थी। तो जैसे ही कैमरे लगे, हमने कुछ अदर से कोई इंस्ट्रक्शन दिए, कैमरे लगे, उसके बाद से वर्क टाइमली होना शुरू हो गया। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने पेन ड्राइव सेल किया और आपके ऊपर अगर किसी की वॉच, आपको फैकल्टी फोन कर दिया, तो एक जिम्मेदारी आपकी तरफ से बनी जाएगी कि उसके रेस्पॉन्स में आप इफेक्टिवली पढ़ाई शुरू कर दो। अदरवाइज बेचने के बाद अगर आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया तो वो इट्स जस्ट लाइक कि कैमरा तो लगा नहीं है, काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। यार पीयूष भाई बिल्कुल सही बोला। हम इंदौर के ना ट्रैफिक सिग्नल को पहले फॉलो ही नहीं करते थे, लेकिन जब से लोकल गवर्नमेंट ने ना कैमरे लगा दी ना, हमें नहीं पता वो चालू है कि नहीं, लेकिन एक डर है यार, 750 रुपए का घर पे चालान आ जाएगा। तो ये जो पेन ड्राइव वाला सिस्टम है ना, अगर इस पे सपोर्ट सिस्टम आ जाए तो बच्चों को डर रहेगा कि मुझे कोई देख रहा है, मेरा कोई फॉलो अप ले रहा है। तो अगर उसको हर महीने एक फॉलो अप चले जाए कि आपका ये शेड्यूल था, आपने कितना फॉलो किया, तो उसको डर रहेगा कि बैकलॉग को कम से कम करेगा, और वही उसकी सक्सेस का एक मंत्र भी हो जाएगा कि वो पहली बार में सक्सेसफुल हो जाए। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं सीए फाइनल में या सीए इंटर में भी जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर या पेन ड्राइव खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं एकेडमिक फैकल्टीज ने उनको इस भरोसे छोड़ दिया है कि बच्चा अपने मन से कर लेगा, जबकि हम सब भी स्टूडेंट थे और अपन जानते हैं कि अपना मन पढ़ने में नहीं लगता था। अपन ने बच्चे के मन पे छोड़ दिया। अब बच्चे को बीमार है, उसको आप चॉकलेट दो, दवाई, तो भी वो चॉकलेट ही खाएगा क्योंकि उसका मन है, उसका मन है। और आप ऑप्शन दे रहे हो कि तू पढ़ ले या पिक्चर देख ले, तो उसका तो मन पिक्चर की तरफ ही जाएगा। तो अपन ने 100% उसके मन पे छोड़ दिया कि वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो ही जाएगा, जबकि है वो स्टूडेंट ही। अब यहाँ पे अपने पास सिस्टम में ऐसा कुछ कंट्रोल होना चाहिए था जिसमें उसका मन न भी हो तो भी वो पढ़े, क्योंकि पढ़ाई मन से सब कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं, और सब खुश होकर कर रहे हैं ये भी जरूरी नहीं, करना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये था कि पढ़ाई कोई अपना पसंदीदा ऑप्शन नहीं था, वो तो करियर बनाना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कम से कम विद्योदय पे एक बार तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चा लाइव हो, फेस टू फेस हो, रिकॉर्डेड हो, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त है। अपना जो सिस्टम है आज, चाहे रिकॉर्डेड वाला बच्चा हो चाहे लाइव वाला बच्चा हो, बकायदा उसका हमारे पास अपडेट है, वीकली अपडेट है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसने किस लेवल तक की पढ़ाई कर ली है, बैकलॉग है या नहीं। फिर उसके अलावा बकायदा उसके टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट ना होने पर अपना जो सिस्टम है वो बकायदा बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को फोन लगाता है कि इस बार आपके बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। बकायदा मंथली बेसिस पर उनके पर जो टेस्ट हुए हैं पूरे, उसकी रिपोर्ट्स जाती हैं। बैच खत्म होने के बाद एक एक बच्चे को आज मेरा सिस्टम ये करता है कि हर बच्चे से एक महीने में कम से कम एक बार बात होगी, हर बच्चे से, चाहे 500 चाहे 1000 चाहे 1500, लेकिन एक एक बच्चे से बात तो हो रही है हर महीने। यानी उस बच्चे से 6 महीने के अंदर 6 बार तो बात मिनिमम हुई है। टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर इजीली एक्सेसिबल है। आज बच्चे को अपने डाउट्स मेल पर नहीं भेजने पड़ते कि मेल पर भेज रहे हैं, मेल भेजने के बाद जो बैकअप टीम है वो रिप्लाई कर रही है। आज अपन बकायदा, आपको पता तो यार कि अपनी लाइफ रात को 12 बजे पहले खत्म कहाँ हो रही है। तो यही तो रीजन है बड़ा कि आज अपन सीए इंटर में अप्रोक्स 50% रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक एक बच्चे पे अपन फोकस कर रहे हैं। मेरा तो मतलब बहुत सिंसियरली मानना है कि सीए इंटर वाले बच्चे को तो
मतलब रिकॉर्डेड से ज्यादा लाइव क्लासेस करना चाहिए, और लोग सारे लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, जितनी क्लासेस है इंक्लूडिंग अस, सब कर रहे हैं। तो आप रिकॉर्डेड के बजाय लाइव करना, क्योंकि उससे आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ोगे, क्योंकि ये पक्का है कि अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो अपनी सुविधा से पढ़ाई करोगे, और सीए इंटर की पढ़ाई सुविधा से तो नहीं होती, डिसिप्लिन से होती है। यार कृष्णा सर, अनुभव सर ना ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब भी बैच खत्म होती है, अनुभव सर बिल्कुल सर पे आगे खड़े हो जाते हैं आईपैड लेके कि जो सब्जेक्ट तूने क्लास में पढ़ाया है, अब ये प्लानिंग करके दे कि अगले 3 महीने में बच्चे इसको 3 बार रिवाइज कैसे करेगा। और रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करने के साथ साथ जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एग्जामिनेशन वो किस तरीके से सिक्योर करेगा, उसकी भी पूरी प्लानिंग सर बिल्कुल सर पे खड़े लेकर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जनरेशन करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये पर्सनली मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं। तो यही बात जैसे चेतन सर ने कही, 2 पार्ट में बांटते हैं पूरे एकेडमिक्स को, कि जो क्लासेस के ड्यूरेशन में बच्चा तैयारी कर रहा है, जो कि सारे क्लासेस में ऑलमोस्ट सेम एफर्ट पुट करे जाते हैं, और जो बचे हुए 3 महीने में करता है, और उसका कॉन्फिडेंस, एग्जाम में अपीयरेंस और रिजल्ट तीनों मेनली इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि उसने 3 महीने में क्या किया। पूरे सिलेबस को कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करने के बाद भी बच्चा जब 3 महीने में सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि वो बोथ ग्रुप को अपीयर करे, सिंगल ग्रुप अपीयर करे। कुछ बच्चे गलती यूं भी कर देते हैं कि केवल ग्रुप 2 को पहली बार में अपीयर कर देते हैं, या ऐसी कोई डिसीजन लेते हैं जो कि टेक्निकली सही नहीं है। अगर उनको किसी से बात करने का मौका मिलता है, वो अपनी बात को रखते, अपने प्रिपरेशन के लेवल को डिस्कस कर देते और उनको सही से गाइड किया जाता है, तो हो सकता है वो बोथ ग्रुप्स भी निकाल देते, या जो बच्चा सिंगल ग्रुप डिजर्व करता है तो सिंगल ग्रुप बेटर तरीके से निकालता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप भी निकाल देता है। लेकिन केवल बात ना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और सब चीजों को मिक्सअप कर लेता है। सर की बात को थोड़ा सा अलग मैं लेता हूँ कि जब सपोर्ट की जरूरत होती है बच्चे को, तो सबसे पहले वो जाता है पेरेंट्स के पास, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो पेरेंट्स बोलते हैं भैया मेरे को कौन सा समझ आता है, अपने टीचर से बात कर या अपनी एकेडमी से बात कर, जहाँ है देन वो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन मिलता है उसको, वो कहाँ लैग कर रहा है, वो शायद एक टीचर ही बेहतर वे में समझ सकता है कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे से समझ पाते तो शायद पेरेंट्स ये भी बोल पाते कि यार तू ऐसा ऐसा पढ़ ले, वैसा वैसा पढ़ ले, कोर्स करिकुलम कोर्स प्लान में शायद वो टीचर्स पर डिपेंड ही नहीं होता। तो बहुत जरूरी है। इवन ऑन डेली बेसिस मेरे पास फोन आता है, और फोन में ये वो नहीं पूछता है कि मेरे को एफएम में ये डाउट है या मेरे को इस सब्जेक्ट में डाउट है, वो ये पूछता है सर कि मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा, डिस्ट्रैक्ट इतने हो रहा है, ये ऐसा 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 हो रहा है। वो कभी कभी उसकी पर्सनल स्टोरीज भी बताता है, वो भी हम सुन के उसके बाद उसको उस मोटिवेशन लेवल पे पहुंचाते हैं। वो पढ़ तो लेगा लेकिन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी शायद एक टीचर की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से है कि उसको मोटिवेट करके उस लेवल तक ले जा पाए। सर वो आपको जो फोन लगा रहा है वो अलग है, आपको भी प्रतीक सर से पूछना कि उसके पास जो समस्याएं आती हैं बच्चों की वो कौन सी लेवल की है। अपन उस जोन से बाहर हो चुके हैं, मतलब प्रतीक सर को सुनना, बस एक बार गौरव सर को सुनना कि उनके पास बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या आती है। हालांकि समस्या ही बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, उसमें पक्का है कि हर बच्चा चाहे कितना भी स्मार्ट हो ना, कम से कम 5 से 6 बार उसके मोरल अप होंगे, कभी डाउन होंगे। ये बहुत नॉर्मल है उसके लिए, और उस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपके टीचर की। पेरेंट्स उसको कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा, टीचर ने आपको एक बार कंधे पे हाथ रख के बोल दिया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये कर, अच्छा ये लाइक कर दिया, इसको हटा, इससे अंतर नहीं पड़ रहा, ये अपन कर लेंगे। उसके लिए समझी भी नहीं है, इतना उसका हो गया काम। मतलब लिटरली मैं, मतलब रात को जिस दिन पेपर होता है उस दिन रात को मैं 2, 3, 4 जब फोन लगाया तब फोन लगाऊं, मैं हमेशा फोन लेता हूँ बच्चों को। कम से कम 10 फोन आते हैं रात में, और 10 में से 9 फोन सिर्फ इसके आते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रो रहे हैं बच्चे, और उनको सिर्फ इतना बोलते हैं कि शाबाश बेटा कोई दिक्कत नहीं, उन ज्यादा से फेल होंगे ना, तू पेपर दे के मुझे पता है तू पास हो जाएगा। इतना बोलने से उस बच्चे में कितना इंपैक्ट आ जाता है आप सोच नहीं सकते। तो 3 महीने तो यार बहुत जरूरी है कि यार टीचर का बच्चे के साथ कनेक्शन बना रहे। और आज का बच्चा क्या है, बच्चे बहुत अलग हो गए, वो शायद आपके टीचरों से बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप बीइंग टीचर आपकी जिम्मेदारी क्या, आप उसको टाइम टाइम पर कुरेदते रहो कि भाई पढ़ाई चल रही नहीं चल रही, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। आज अपना सिस्टम वो काम कर रहा है। हर बच्चे से मतलब जो लाइफ वाले बच्चे हैं और जो प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं, हर बच्चे से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर बात हो रही है। आज मैं खुद भी कर रहा हूँ, टीम कर रही है, आप लोग खुद कर रहे हैं, तो मतलब ये बहुत जरूरी है। सर मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे इंडिविजुअली पेन ड्राइव खरीदनी चाहिए या कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें 6 सब्जेक्ट्स एक साथ एक रूफ के अंदर होते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है। आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लेना पसंद करोगे या एक इंस्ट्रक्शन लेना पसंद करोगे, क्या ठीक लगता है? तो सिंपल सी बात है कि आप एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से अगर आप काम कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट जब आप उठा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी जो बात कर रहे हैं, हर एक फैकल्टी अगर अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले रहा है
तो वो अपने कंटेंट को कहीं ना कहीं बहुत सारा कर रहा है उस चक्कर में, और उस कारण से बच्चे के पास जब टोटल कंटेंट पहुंचता है 6 सब्जेक्ट का, तो हो जाता है 1500-1600 घंटे टोटलिटी में। 1500-1600 घंटे का रिवीजन वो कैसे करेगा? 1 या 2 रिवीजन नहीं कर पाएगा। वहीं जब आप एक पूरी एकेडमी को अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि साहब ये मैं हूं, अब आपको देखना है, तो एकेडमी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपको पूरे 6 सब्जेक्ट की टेक केयर करें, ना कि 1 सब्जेक्ट की। अब वो आपको प्लान करके देगा कि सर यहाँ पे ये सब्जेक्ट खत्म होगा, एडवांस के बाद ये सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, जो अदरवाइज शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं और आपने भी कुछ देखे ही नहीं है, फाउंडेशन तो क्या है आप। तो एकेडमी की जिम्मेदारी हो जाएगी आपको ये बताने की कि सर आपको 6 महीने में 6 सब्जेक्ट कैसे करवाने हैं, और उसके बाद वो आपको प्लान भी बना के देगा अगले 3 महीने का। तो भाई फाइनल का बच्चा है वो इंटर सब्जेक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर है। लेकिन इंटर का बच्चा तो मैच्योर नहीं है, तो उसको तो एकेडमी सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उसके एक गाइडेड तरीके से पूरे 9 महीने की पढ़ाई हो सके। सर दोनों में फर्क भी होता है। जो इंटरमीडिएट का बच्चा होता है उसको केवल और केवल 10 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो इतने लंबे लंबे आवर्स के लेक्चर्स नहीं देख सकता है। फाइनल के बच्चे को तकरीबन 2.5 साल 30 महीने मिलते हैं, तो वो 30 महीने में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे यदि 300-350 घंटे यदि इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए जस्टिफाइबल हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो अब ये बात समझ में आ गई बच्चे को अपनी एकेडमी का सिलेक्शन कैसे करना है ना। अब दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है, पढ़ा में कितना भी अच्छा दूं, परफॉर्म तो उसमें करना है। तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं और उस गलती को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, जो जनरली पता नहीं होता है। तो सर सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक गलती सब लोग बताएंगे और उस गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। मेन मिस्टेक जो अधिकतर स्टूडेंट्स हो रही है वो कंसिस्टेंसी की हो रही है कि हमने क्लासेस तो कर ली, उसके बाद का सेल्फ रिवीजन के लिए वो लगातार वर्क नहीं करता, और क्लासेस के दौरान भी यही गलती उससे बार बार होती है। सॉल्यूशन एक ही है, कहीं ना कहीं उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ये मानते हुए कि इंटर का सिलेबस थोड़ा बड़ा है और ये रेगुलरिटी ऑलरेडी ICI ने ही दे रखी है, 9 मंथ्स की स्टडी के बाद ही आप अपीयर करो। तो ICI के अगर डेकोरम कोई फॉलो करे तो वो मानते हैं कि इतना समय तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके इंटर निकलेगा। दूसरा गलती बच्चा ये करता है कि वो एक्सपेक्ट अपने आप से बहुत कुछ कर लेता है जैसे ही वो इंटर में कदम रखता है। वो मान के चलता है कि अब जो गलती मेरे से फाउंडेशन हो गई ना, अब तो मैं उसको 100% इंप्रूव करके अब तो बेहतरीन सा परफॉर्मेंस दे दूंगा। तो वो अपने आप से एक्सपेक्टेशन 600 में से 400-500 की अपने आप से एक्सपेक्टेशन करता है। जब वो एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती ना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज, तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले आपको 300 मार्क्स की प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक जा रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चा कर रहा है वो है वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और क्योंकि अल्टीमेटली उसको वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वाइवा का एग्जाम तो है नहीं है, ये तो राइटिंग का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा और उसको अपनी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी और उसको लिख के चीजें याद करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज है बच्चे को हमेशा करनी पड़ेगी सर, ये स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उसका प्रेजेंटेशन, लाइक कहाँ पे वर्किंग नोट लिख रहा है बच्चा, वर्किंग नोट लिखता ही नहीं सर क्लास में। सर एक मेजर मिस्टेक बच्चा ये कर रहा है कि वो एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले तक अनडिसाइडेड होता है कि उसे एक ग्रुप में अपीयर होना है या दोनों ग्रुप में अपीयर होना है। देखो सर, पढ़ाई तो उसको सिंस उसको 10 मंथ मिलते हैं फाउंडेशन के बाद, तो उसको दोनों ग्रुप की करना चाहिए, लेकिन उसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक सही टाइम पर डिसीजन लेना चाहिए कि वो एक ग्रुप डिजर्व कर पा रहा है, एक ग्रुप हैंडल कर पाएगा या दोनों ग्रुप हैंडल कर पाएगा। एक्चुअली सर जो आप बोल रहे हो ना, वो मैं उसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये जो लास्ट के 2-3 महीने पहले जब बच्चा बोलता है ना सर मैं एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं, उसका बड़ा रीजन ये है कि जब ये जो फाउंडेशन के बाद जब इसका बैच चालू होता है तो पहले 3 महीने तक आप ऑब्जर्व करिएगा, ये बच्चा बहुत मुगालतों में रहता है, बहुत गलतफहमी में रहता है कि यार फाउंडेशन छोड़ के आए, 12th छोड़ के आए, अब तो हम सब कर लेंगे। अभी लास्ट बैच की बात करूं तो जो बैच था उसमें पहले जो 3 सब्जेक्ट हुए बच्चों ने उसको बहुत लाइटली लिया। जब सेकंड सेट ऑफ फैकल्टी आई पढ़ाने तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, बोले यार 3 सब्जेक्ट पूरे हो खत्म हो गए, 300 नंबर पूरे हो गए। और अब जब उसने यहाँ पे फोकस किया तो उसने एक्चुअली सिंसियरली तो पढ़ा सिर्फ बाद वाले 3 सब्जेक्ट ही हैं, और फिर जब वो प्रोफेशन में आता है तो बोलता है कि यार मैं करूँ क्या, क्योंकि पुराना तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि आपने जिस दिन से CA इंटर की क्लासेस चालू की हैं आपको उसी दिन से सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप ही मान के चलना कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप ये पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। फिर जो लेटेस्ट 3 सब्जेक्ट पढ़े आपने सिर्फ वो याद रहेंगे, और उसलिए फिर बच्चा पूछता है आपसे कि सर एक ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं। स्पेशली जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक ऑब्जर्वेशन जो देखा है वो देखा है कि बच्चा बुक खोलता है, सामने सॉल्यूशन भी खोलता है और कैलकुलेटर पे सॉल्यूशन कर रहा होता है, पेज पलटता है फिर सॉल्यूशन कर रहा होता है, तो वो केवल सॉल्यूशन को मैच कर रहा होता है,
रो मैच होना ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास से लिखे हैं उसने, तो वो लिखता नहीं है, उसको केवल मैच करता है। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं जब लिखने की बारी आती है तो वो उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये जो प्रैक्टिस है, ये उसको थर्ड और फोर्थ रिवीजन में करना हो तो बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रिवीजन जब करेगा तो उसको लिख लिख के करना पड़ेगा। एटलीस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व लिख के ही करने पड़ेंगे। करेक्ट। इवन इसका बेहतर प्लान ये भी हो सकता है कि वो एक चैप्टर का एक क्वेश्चन विथ फुल प्रेजेंटेशन करे सर, फुल मतलब हेडिंग भी डाले, वर्किंग नोट भी डाले, वर्किंग नोट के रेफरेंस भी डाले, डिसीजन भी लिखे, सब कुछ लिखे, और बाकी सब क्वेश्चंस शॉर्ट में लिख के करे, लेकिन वहां पे भी शॉर्टकट यूज ना करे कि केवल कैलकुलेटर चला, एक क्वेश्चन विथ फुल प्रेजेंटेशन और बाकी सब लिख के फटाफट से, ताकि लिखने की हैबिट उसकी बनी रहे। सर नाउ डे सीए इंटरमीडिएट के बच्चों में ना एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि वो 2-3 सब्जेक्ट को अपनी प्रायोरिटी पे स्टडी करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट को ना वो इम्बैलेंस तरीके से पढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू वांट टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ना, तो आपको सारे सब्जेक्ट की बैलेंस स्टडी करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो सबसे बड़ा एक रीजन है वो है मोबाइल फोन का यूसेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लेन दिस कि घर जाके उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता। वेरी ऑनेस्टली अगर वो अपनी फोन एक्टिविटी चेक करेंगे तो हर दिन उनके फोन पे 2.5 से 3 घंटे एवरेज बेसिस पे देखेंगे। अगर वो इसी टाइम को रिड्यूस कर दे, सो दे वुड नेचुरली हैव मोर टाइम टू डू द होमवर्क्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने फोन को अपने काबू में रखें और इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें, ना कि फोन के कारण डिस्ट्रैक्ट हो। इफ दे आर एबल टू कंट्रोल इट, आई थिंक द पासिंग परसेंटेज वाज डेफिनेटली इंक्रीज। एक प्रॉब्लम जो जनरली बच्चा बैकलॉग के साथ करता है, पहली बात कि अगर कभी भी आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो आप रनिंग क्लासेस की कॉस्ट पर बैकलॉग को कंप्लीट मत करो। तो अगर सपोज करो कि 3 दिन का बैकलॉग हो गया है तो आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को या चैप्टर को छोड़ दो, जो रनिंग क्लासेस चल रही हैं आप उन पर पहले कॉन्सेंट्रेट करो और उनको डेली बेसिस पर कंप्लीट करो। और आने वाले किसी भी बड़े वेकेशंस में, जैसे लाइक दिवाली, रक्षाबंधन या होली, इनमें आप टारगेट कर सकते हैं कि जो मेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ है मैं उसको समाप्त कर लो। दूसरी बात, उसको बैकलॉग को कंप्लीट करते समय जो दूसरी गलती जनरली देखी जाती है कि हम सपोज करें 3 दिन के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए उनको 2x पे देखना शुरू करते हैं और एक के बाद एक लेक्चर देख के तीनों लेक्चर को खत्म कर लेते हैं। टीचर जब भी एक लेक्चर खत्म करता है वो उसके बीच में गैप देता है, होमवर्क देता है, ताकि अगले दिन आप उसको बेटर समझ सको होमवर्क के थ्रू और गैप भी मिल जाए आपको प्रॉपर। तो हम एक तो लिखकर वो लेक्चर कंप्लीट नहीं करते, जस्ट हमने उनको कंप्लीट कर लिया, सुन लिया है, इनफैक्ट समझा नहीं है। दूसरा, हमने वो होमवर्क नहीं किया है, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर इन दी रो देख रहे हैं, हम जो नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं वो भी इफेक्टिवली हम नहीं समझते। तो ये एक तरीके से सिलेबस को निपटाना ही हो गया है, कैसे भी करके खत्म करना हो गया है, ये प्रॉपर कंप्लीट करना नहीं कहलाएगा। सीए इंटर का जो सिलेबस है ना वो पूरा मैराथन है, कोई 200-400 मीटर्स की रेस नहीं है। तो यहाँ पर जिस दिन से आपने क्लास स्टार्ट की है उस दिन से आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और जो आपने आज क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट की तैयारी कभी नहीं होती, ये मान के चलिएगा। आप एग्जाम के लिए भी ऐसे ही होता है कि यार एग्जाम अगर 2 दिन बाद होता तो शायद मैं और अच्छी पढ़ाई कर लेता। तो टेस्ट की तैयारी कभी पूरी होगी नहीं, और बिना टेस्ट दिए आप कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स ला नहीं सकते हैं। सिली मिस्टेक्स होंगी, ये पक्का है। आपकी इच्छा है कि आप उसको इन हाउस टेस्ट में दे दें या फिर एग्जाम में करें। अगर एग्जाम में ये गलतियां करेंगे तो 4 महीने की सजा मिलेगी। टेस्ट में कर लो, अगले टेस्ट में ठीक कर पाएंगे। तो एक टेस्ट देना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। डे 1 से जब क्लास चालू हो रही है तो उसको सिंसियरली पढ़ना है, क्योंकि ये जो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आप उसको बैच खत्म होने के बाद 6 महीने बाद याद रख पाएंगे। आज अगर आपने उसको सिंसियरली नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं करा, होमवर्क नहीं करा, तो 6 महीने बाद इट विल बी 100% टाइम। आपने पहले 3 सब्जेक्ट में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सब जीरो हो जाएगा, क्लास करने का फायदा ही खत्म हो जाएगा। तो डे 1 से सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा जो लास्ट के 3 महीने हैं उसकी बहुत प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगी, और प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्लास के साथ हैं तब तक तो आप बढ़िया सेफ हाथों में हैं, सब बढ़िया चल रहा है। क्लासेस खत्म होने के बाद जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपको उस समय इंश्योर करना है कि प्लानिंग प्रॉपर हो, और किसी ना किसी टीचर से आप कनेक्टेड जरूर रहें, क्योंकि अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो वो टाइम टाइम पर आपको बताता रहेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आप अपनी जो गलतियां उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। तो इसी में मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। कई बार बच्चा पहला फाइनल पेपर देके ये समझ पाता है कि मेरा पेपर तो छूट रहा है, 20 मार्क्स का छूट रहा है, 15 मार्क्स का छूट रहा है। क्या आपको फाइनल पेपर में जाके ये बात समझ में आनी चाहिए, या मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए? मतलब आप क्या कीमत पे कर रहे हैं? तो हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, मॉक टेस्ट देना है, टाइमर लगा के देना है, ताकि हमसे ये गलती कभी ना हो। So finally we had so much of discussion,
पर इस डिस्कशन का फायदा तभी है जब तुम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ और अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओ. सो वी डिस्कस कि क्लासेस किस तरीके से सिलेक्ट करना है, लाइव क्लासेस करना है या फिर रिकॉर्डेड के लिए जाना है, और सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लास्ट के 3 महीने में. इट्स सिंपली लाइक एन आइसबर्ग थियरी. जितना एक आइसबर्ग बाहर दिखता है उतना ही आइसबर्ग जमीन के नीचे, समंदर के नीचे भी होता है. तो सपोर्ट सिस्टम्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जिस तरीके से रिजल्ट गिर रहा है, इज इट सिंपली लाइक टू ब्लेम ICAI या फिर हम भी कुछ गलतियां कर रहे हैं. तो सारे एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी जिन्होंने 20-20 साल टीचिंग करियर को दिए हैं और पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने पूरे अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल कर तुम्हें दे दिया. इफ यू कैश ऑन दीज कंटेंट, then I hope you are going to clear CA intermediate and whatever exam you're preparing for. So just drop a heart in the comment section if you really like the video and tell us your problems if there are any, ताकि हम लोग इसी तरीके से भविष्य में पॉडकास्ट बनाते रहें और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते रहें. Thank you so much.